जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों देखिए, आज हम चर्चा करेंगे प्रस्तावना पे। ये हमारे संविधान का एक भाग है और उसका अंग है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये हमारे जो परीक्षाएं होती हैं उसमें प्रस्तावना पर क्वेश्चन बनते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। लेकिन जो दोस्त कोई परीक्षाएं नहीं दे रहे हैं लेकिन वो भारत के जागरूक नागरिक हैं, तो उनको भी प्रस्तावना जानना चाहिए। क्योंकि देखिए, संविधान पढ़ पाना सबके लिए मुमकिन नहीं है और क्योंकि उसमें शब्द बहुत कठिन है और टाइम भी नहीं होता किसी के पास। लेकिन अगर आप प्रस्तावना को जानते हैं तो ये एक ओवरव्यू दे देता है पूरे संविधान का। पूरे संविधान को कुछ संक्षिप्त रूप में आपको समझा देगा। तो मैं इसको आपको समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा। तो मैं अमित दिव्य प्रकाश दिव्य दृष्टि परिवार में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको प्रस्तावना पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद इस पर हम देखेंगे कि ये क्या है और इसमें क्यों इसकी ज़रूरत है हमें, और संविधान का ये अंग है या नहीं है, उस पर हम चर्चा करेंगे आगे। लेकिन पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या कहा गया है इसमें। तो देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, समझ लीजिए, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की बात करता है ये। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें आपको कुछ न्याय, कुछ स्वतंत्रताएं, कुछ समताएं, कुछ आपकी जो एकता है और जो बंधुता है, इसके लिए इसमें चर्चा की गई है, जो हमें आगे जैसे फंडामेंटल राइट्स के रूप में और आपकी चीज़ों को यहाँ डिस्क्राइब किया गया, मतलब संविधान में बताया गया है। उसको यहाँ पे हम एक छोटे से पेपर पे ही, जैसे एक पन्ने पे हमने सब कुछ समझ लिया कि क्या क्या हमें संविधान में शक्तियाँ मिलने वाली हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि क्या है ये प्रस्तावना जो है। इस पे हम आपको बताते हैं पूरा विस्तृत रूप में। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि संविधान, ये प्रस्तावना क्या है, फिर उसमें बताएंगे क्या शब्द उल्लिखित हैं इसमें जो महत्वपूर्ण है, फिर इसकी ज़रूरत क्यों है हमें, उपयोगिता के बारे में चर्चा करेंगे, प्रस्तावना से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में चर्चा करेंगे, संविधान का अंग है या नहीं। आज अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं दोस्तों, तो कोई भी परीक्षाएं हों, कुछ भी हो, आप बहुत अच्छे से उसमें परफॉर्म कर पाएंगे। आपको सारी नॉलेज होगी, प्रस्तावना फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्रस्तावना क्या है। तो इसको हम बेसिकली दोस्तों समझते हैं कि संविधान की ये भूमिका है। ये पूरे संविधान की एक भूमिका के रूप में देखते हैं हम लोग। और इसमें ना संविधान के आदर्शों उद्देश्यों, जो उद्देश्य हैं संविधान के, सरकार का स्वरूप कैसा होगा, संविधान का जो संविधान के स्रोत हैं, कोई जैसे अमेरिका से कुछ लिया गया है, कुछ आयरलैंड से डीपीएसपीज लिए गए हैं, तो उनका स्रोत कहाँ से है, संविधान लागू होने की तिथि, सब कुछ का उल्लेख इसमें किया गया है प्रस्तावना में। जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ा था तो आपने देखा भी होगा, इसमें हर एक चीज़ का मतलब ओवरव्यू दिया गया है। और इसकी उत्पत्ति, आविर्भाव इसका दोस्तों माना जाता है कि 13 दिसंबर 1946 को, जब जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था उसमें संविधान सभा में, तो उसी से इसको, उद्देश्य प्रस्ताव से ही इसे उद्देशिका के नाम से भी जाना जाने लगा। तभी से हम इसे उद्देशिका भी कहते हैं। और इसमें देखिए, ये अमेरिका से इसकी जो मतलब भूमि, मतलब ये जो प्रस्तावना बनी है, इस पे अमेरिकी संविधान से ये लिया गया है। और उसके बाद लेकिन इसकी जो भाषा है, भाषा पे ऑस्ट्रेलियाई जो संविधान है उसकी प्रस्तावना का असर है इस पे। तो ये आप समझ सकते हैं। और इसमें दोस्तों कुछ शब्द जो है ना, वो मूल प्रस्तावना में नहीं थे, बाद में जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ, उसमें इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये शब्द पहले जो जब लिखी गई थी ये प्रस्तावना, मूल जो था इसका मूल रूप, उसमें ये शब्द नहीं थे। तो ये हो गया इसका कि ये क्या है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे।
अब इसमें हम देखते हैं क्या शब्द उल्लिखित हैं दोस्तों। इसमें देखिए आपको मैंने पढ़ा भी, हम भारत के लोग से लेकर अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं लास्ट तक, मतलब बहुत सारे शब्द उल्लिखित हैं। तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण शब्द जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, क्वेश्चन बनता है बार बार, तो वो मैं आपको बताता हूँ। कि देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये शब्द हो गया। इसको आप एक्सप्लेन क्या कैसे करेंगे कि देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हो गया कि भारत जो है वो मतलब स्वतंत्र है अपने रूप में, किसी के दबाव में काम नहीं करेगा। और जैसे अगर कोई बाह्य दबाव आता है किसी बाहरी देश से, तो वो स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। जैसे कि इस पे आक्षेप भी लगता है कि ये स्वतंत्र नहीं है, प्रभुत्व संपन्न नहीं है भारत जो है। इस पे ब्रिटिश क्राउन के जितने भी देश थे उनकी एकता के लिए जो राष्ट्रमंडल में शामिल हो गया, और राष्ट्र उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल है, तो इसकी वजह से कहा जाता है कि ये कई समूहों में शामिल है, तो ये प्रभुत्व संपन्न कैसे हुआ। लेकिन दोस्तों इस ये भारत की स्वतंत्र रूप से ये इच्छा है कि उसमें शामिल हुआ, लेकिन अगर वो चाहे तो उनकी सदस्यता को त्याग सकता है। इस पे कोई बंदिश नहीं लगा सकता, ना उनके किसी रूल, और मतलब अगर उनका कोई निर्णय होगा तो बाध्यकारी भी नहीं है भारत के ऊपर। इसलिए हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश के रूप में जानते हैं और मानते हैं। वो आक्षेप का कोई मतलब नहीं है। तो वो लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, क्योंकि वो अपने निर्णयों के लिए स्वतंत्र है पूरे तरीके से। तो ये हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का जो है अर्थ। फिर उसके बाद दोस्तों दूसरा शब्द है समाजवादी। समाजवादी का मतलब है कि जो सबको समान महत्व देना, जो समाज में जितने भी लोग हैं, भारत में जितने भी लोग रहेंगे, सबको समान रूप से देखना, एक नज़र से देखना। और जो असमानता है गरीबी अमीरी की, उसको कम कर देना, मतलब उसको कम से कम करना। और संपत्ति का केंद्रीकरण जो होता है ना, उसकी प्रवृत्ति को रोक दे, मतलब उसमें उसमें डेवलप, जैसे केंद्रीकृत ना हो, कोई भी संपत्ति एक ही जगह आके इकट्ठा ना हो जाए, सबको समान रूप से उसमें बांटा जाए। और जो मतलब सबसे गरीब तबके का व्यक्ति है, उसके लिए कल्याण की चीज़ें, उसको भी कल्याण की चीज़ें मिले। मतलब जैसे अब मैं तो किसी योजना का मतलब इसमें उल्लेख नहीं करूँगा, नहीं तो वो थोड़ा राजनीतिक हो जाएगा, वो सब इसमें नहीं करते हैं। लेकिन ये समझ लीजिए गरीब से गरीब लोगों को भी सामान्य रूप से सारी स्कीमों का फ़ायदा पहुँचे, ये हो तब आएगी, मतलब ये समाजवादी का ही लक्षण है। तो ये समाजवादी हो गया दोस्तों। तीसरा है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का देखिए कोई धर्म नहीं होगा, राज्य जो है वो सभी धर्मों को एक समान नज़र से देखेगा, किसी धर्म के साथ वो भेदभाव नहीं करेगा। इसका उल्लेख देखिए हमारे जो मूल अधिकार हैं उसमें भी आपको 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 तक दिखता है कि राज्य जो है एकदम पंथ निरपेक्षता के उस पर काम करेगा, किसी भी धर्म को वो मतलब विशेषाधिकार नहीं देगा कि आप उसको फॉलो करें, आप इसको फॉलो करें, ऐसा कुछ काम नहीं करेगा। इसलिए सबको एक नज़र से देखेगा ये। तो ये पंथ निरपेक्ष हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों चौथा शब्द है लोकतंत्रात्मक। तो इसमें देखिए लोकतंत्रात्मक का मतलब है कि जो भारत में शासन संचालन की शक्ति होगी ना, वो भारत की जनता में ही निहित होगी। मतलब इनडायरेक्टली भारत की जनता ही जो है वो सरकार, मतलब नेताओं को चुन के भेजेगी, फिर वही शासन करेंगे। तो एक तरीके से वो इनडायरेक्टली जो है भारत की जनता ही शासन कर रही है। और इनका मतलब इसमें ये भी है कि जो मंत्री परिषद है वो अपने कार्य समस्त जो भी कार्य करेंगे वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी एवं जवाबदेह रहेंगे। अगर वो कोई कार्य करते हैं तो वो विधायिका के प्रति मतलब जवाबदेह रहेंगे और उत्तरदायी रहेंगे। तो लोकतंत्रात्मक ये व्यवस्था हो गई, जो शासन होगा वो लोगों के द्वारा चुने ही लोगों के द्वारा होगा। तो ये लोकतंत्रात्मक हो गया दोस्तों। गणराज्य। गणराज्य का मतलब है कि जो राष्ट्र का आपके प्रमुख होगा उसका भी चुनाव जो होगी वो वहाँ की जनता गण ही करेगी, और उसको परोक्ष रूप से जो चुना जाएगा वो जनता द्वारा ही चुना जाएगा। ये हो गया गणराज्य। जैसे कुछ देशों में होता है कि मतलब जनता को वोटिंग का राइट्स नहीं है, वहाँ पे कुछ ही लोग होते हैं, जैसे चीन वगैरह हो गया, तो वहाँ जनता डायरेक्टली नहीं वोट करती। तो वैसे ही यहाँ पे भारत में हर आदमी वोट करता है अपनी सरकार के लिए, तो यहाँ गणतंत्र हो गया। तो उसको ही गणतंत्र मतलब गणराज्य के रूप में यहाँ पे बताया गया है। फिर न्याय। न्याय ये देखिए 3 रूप में हमें न्याय देती है दोस्तों, जो संविधान है हमारा।
सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, उसी को इसमें प्रस्तावना में उल्लेखित किया गया है। ये 3 तरीके के न्याय की बात करता है कि हम जो हमारे समाज के लोग हैं, जो जनता है, उसको 3 तरीके का न्याय दिया जाएगा। सामाजिक रूप का सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो उसके साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। फिर उसके बाद है दोस्तों स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता 5 तरीके की बताई गई है। विचार की, आप विचार के लिए स्वतंत्र हैं, कुछ भी विचार कर सकते हैं। अभिव्यक्ति, आप कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी, मतलब दूसरे को हानि ना पहुंचे, आप इतने तक, यहाँ तक स्वतंत्र हैं कि आपकी बातों से, अभिव्यक्ति से दूसरे को कोई प्रॉब्लम ना हो, वहाँ तक आपकी स्वतंत्रता काम करेगी। फिर विश्वास की, धर्म की, उपासना की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है हमारे संविधान में हम लोगों को। फिर उसके बाद दोस्तों है समता। समता में देखिए, प्रतिष्ठा और अवसर, अगर जैसे मान लीजिए सरकारी कोई नौकरी निकलती है तो उसमें सभी को समान अवसर दिया जाएगा और उसकी प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। मतलब सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप में ये दोनों काम करेंगी। अवसर भी समान होंगे, सामाजिक रूप में भी, राजनीतिक रूप में भी, आर्थिक रूप में भी। प्रतिष्ठा भी जो होगी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप में समान होगी। तो यहाँ पे समता की बात करी गई है। बंधुत्व, यहाँ पे दोस्तों देखिए, देश में भाईचारे को बढ़ाना और समाज में जो है उसको डेवलप करना, भाईचारा बढ़ाना, तो ये भी बताया गया है इसमें कि बंधुत्व की भी जो चीज़ें हैं उसको बढ़ाने के लिए ये कार्य करेगा संविधान हमारा। इसमें आर्टिकल 51 का जो है वो इसको मतलब प्रोत्साहित करता है कि समाज में बंधुत्व बढ़े। उसके बाद दोस्तों व्यक्ति की गरिमा, ये देखिए, व्यक्ति की, हर एक व्यक्ति की अपनी गरिमा होती है, तो उसको बनाए रखना, उसको मतलब उसको चोट ना पहुंचाना, ये सब का भी ध्यान हमारा संविधान रखता है। इसमें आर्टिकल 21 जो है वो विशेष रूप से कार्य करता है, उसको विशेषाधिकार प्राप्त है इसमें। जैसे आपकी निजता का अधिकार हो गया, प्राइवेसी वाला जो आपका अधिकार है, ये सब चीज़ें व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखती हैं, उसको मतलब ठेस नहीं पहुंचने देती। फिर दोस्तों है राष्ट्र की एकता। तो यहाँ पे देखिए बहुसंस्कृति है हमारे देश में, जो भारत में बहुसंस्कृति है और कई धर्मों के लोग, कई जातियों के लोग एक साथ रहते हैं। एक अभी आप अपने मोहल्ले में देखेंगे तो कई कास्ट के लोग रहते हैं, कई धर्म के लोग रहते हैं, तो लेकिन फिर भी सब आपस में एक साथ रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग साथ में हैं। तो वो हमारे देश की जो है ना, वो स्वतंत्र मतलब सुंदरता है हमारे समाज की। तो वो बनी रहे, राष्ट्र की एकता ये बनी रहे, इसके लिए भी, विविधता में एकता को बढ़ावा देने के लिए भी ये हमें कुछ अधिकार और कुछ सुझाव देता है। और इसको जो 42वां संशोधन था, संविधान संशोधन 1976 में, उसके द्वारा इसको मतलब लाया गया। इतना हो गया दोस्तों आपका। और इसको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कॉपी कलम लेके अपना जो है लिखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आप इसको लिख लेते हैं, एक शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, तो आप बहुत अच्छे से उसमें परफॉर्म कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए इसको देखते हैं, ज़रूरत क्यों है हमें इसकी, प्रेम्बल की, और उपयोगिता क्या है इसकी। तो देखिए, ये जो है ना संविधान को विस्तृत, जो संविधान का विस्तृत विवरण है उसको संक्षिप्त रूप में हमें समझा देता है। बिल्कुल ज़्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो संक्षिप्त रूप में हमें समझा देता है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। और इसको कहा जाता है ये संविधान की आत्मा है दोस्तों। और संविधान का जो दर्शन है ना, उसको स्पष्ट रूप से हमें बताता है, उसमें भी हमारी मदद करता है। और जो वो अल्लादी कृष्ण अय्यर जी थे, उन्होंने कहा कि ये हमारे जो, हम अपने भारत को कुछ लंबे वक्त में भारत को क्या बनाना चाहते हैं, तो उसको हम इसमें देख सकते हैं। जैसे हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है ये, कि हम आने वाले समय में भारत को कहाँ देखेंगे और क्या हम भारत में करेंगे। तो उसको हम पहले से ही एक खाका तैयार कर लेते हैं, तो उसके रूप में हम बताते हैं कि हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये AK अय्यर साहब ने हमें बताया। और जैसे दोस्तों, अगर संविधान में किसी भी मुद्दे पे अगर निर्णय सुप्रीम कोर्ट कर रही हो या कोई व्यक्ति कर रहा हो, तो मतलब अगर उसको दिक्कत आ रही है, अधिकतर तो न्यायालय ही करते हैं, तो उसमें आप इससे स्पष्टीकरण ले सकते हैं कि हमारे प्रेम्बल में क्या कहा गया है। उससे काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, उसी हिसाब से निर्णय अधिकतर सुप्रीम कोर्ट या जो हाई कोर्ट्स हैं या जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं ये करती हैं। और देखिए, KM मुंशी साहब ने तो इसको जन्म कुंडली बताया है कि ये हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र का जो है जन्म कुंडली है। तो ये कुछ उपयोगिता है कि जो हमें ये सुविधाएं देती है, जो कि पूरा संविधान पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक छोटे से रूप में हमें सारी चीज़ें ये बता देती है। तो ये हमारी जो महत्वपूर्ण उपयोगिताएं हैं प्रेम्बल को लेकर, ये हैं कुछ। और उसके बाद दोस्तों,
मैं इसमें आपको बताऊंगा प्रस्तावना से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए कि इसको अंग माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए, ये क्या है, तो उस पर कुछ निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। तो देखिए, पहले तो आप इसमें चर्चा करेंगे बेरोजगारी संघ जो मामला हुआ था 1960 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको कहा गया था ये नहीं, ये मतलब संविधान का अंग नहीं है और इसमें मतलब बदलाव कुछ नहीं किया जा सकता, तो ये अंग नहीं माना था उन्होंने। तो उसके बाद फिर कुछ दिन बाद सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामला जब आया 1964 में, उसमें जो पूर्व के निर्णय दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो उसमें जो न्यायमूर्ति मधोलकर साहब थे, तो उनके द्वारा इस पे ध्यान आकर्षित किया गया कि आप इस पे सुनवाई करिए और कुछ हल निकालिए, लेकिन उसमें भी शायद कुछ हुआ नहीं। और फिर उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो 1967 था, उसमें ये कहा गया कि ये जो है संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, मतलब ये मूल आत्मा है, इसको मूल आत्मा माना उन्होंने। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको मूल आत्मा मान लिया, शाश्वत मान लिया, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, अपरिवर्तनीय मान लिया इसको। लेकिन दोस्तों, अंततः केशवानंद भारती 1973 वाला जो मामला था, ये आपको बहुत फेमस केस है, बात जो है, ये आप क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसमें निर्णय दिया गया कि ये जो है उसका संविधान का अंग है, इसको स्वीकार किया गया इस चीज़ को कि ये संविधान का ही अंग है और इसको इसमें परिवर्तन भी हो सकता है, आर्टिकल 368 के तहत इसमें संशोधन हो सकता है। लेकिन इसमें मूल ढांचे का सिद्धांत जो है वो बताया गया कि अगर कोई भी चीज़ उसके मूल ढांचे के खिलाफ होगी तो वो नहीं मानी जाएगी, जितने जहाँ तक वो मतलब इसको मूल ढांचे को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है, अगर कोई आपका संशोधन, तो वो मान्य नहीं होगा। लेकिन अगर वो मूल ढांचे को कोई दिक्कत नहीं देता तो आपको ये मान्य कर दिया जाएगा। लेकिन मूल ढांचा वो सुप्रीम कोर्ट ही निर्णय करेगी कि मूल ढांचे में कौन सा विषय आता है, कौन सा नहीं आता। ये उन्होंने कुछ मतलब क्लियर नहीं किया कि मूल ढांचे में क्या क्या शामिल है, क्या क्या नहीं शामिल है। तो ये दोस्तों प्रेम्बल हो गया, और मेरा मानना है कि ये बहुत विस्तृत रूप में चर्चा कर दी गई है और ये आपके बहुत काम आएगा। जो भी क्वेश्चन अगर प्रेम्बल से पूछा गया, प्रस्तावना से अगर पूछा जाता है, तो आप उस पर बहुत अच्छे उत्तर लिखने के उसमें होंगे स्थिति में। तो ये अगर कोई सुझाव हो इस पे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिए दोस्तों चैनल को, मैं और भी चीज़ें लेकर आऊँगा, उससे अगर मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को कार्य करने के लिए तो। और शेयर भी करिए अपने दोस्तों में, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि सभी को जानना चाहिए। प्रस्तावना जो है, अगर भारत के नागरिक हैं तो सब लोग जानें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मैं टेलीग्राम पे इसको शेयर भी कर दूंगा दोस्तों, और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अन्य टॉपिक्स पे भी जल्दी ही मैं वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।